नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। दुनिया भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर दहशत देखी जा रही है। इस बीच सिंगापुर में राहत की खबर आई है। एक समाचार रिपोर्ट के मुताबिक सिंगापुर का कहना है कि वर्तमान में कोई ऐसे सबूत नहीं मिले हैं जिससे ये कहा जा सके कि ओमिक्रॉन दूसरे वेरिएंट की तुलना में अलग है या फिर अधिक गंभीर है। न ही ये कहा जा सकता है कि कोरोना का टीका इस पर अप्रभावी साबित होगा। ओमिक्रॉन पर अधिक डेटा और आगे की अध्ययन की जरूरत है। अब तक 38 देशों में मिल चुके इस वेरिएंट को लेकर एक्सपर्ट साफ कह चुके हैं कि अभी इसके असर पर कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। इसके बावजूद ज्यादातर देशों ने यात्रा पर प्रतिबंध लगाने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। साथ ही भारत में ओमिक्रॉन से संक्रमित होने वाले पिछले कुछ लोगों में शामिल एक डॉक्टर ने अपने हालचाल पर जानकारी दी है। उन्होंने लक्षणों के साथ अपने परिवार के बारे में भी बताया। एक अंग्रेजी अखबार से की गई बातचीत में ओमिक्रॉन से संक्रमित डॉक्टर ने वेरिएंट को लेकर फैले डर को दूर करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जब उन्हें अपने ओमिक्रॉन से संक्रमित होने का पता चला तो सबसे पहले उन्होंने खुद को शांत रखने की कोशिश की। उनकी पत्नी और बच्चे भी क्वारंटाइन हो गए। इसके बाद डॉक्टर ने बताया कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एहतियात के तौर पर अभी बेंगलुरु के एक अस्पताल में आइसोलेशन में है। संक्रमित होने के बाद अपने लक्षणों पर बात करते हुए डॉक्टर ने कहा कि उन्हें शरीर दर्द, ठंड लगने और बुखार की शिकायत हुई, लेकिन अब तक सांस लेने से जुड़ी कोई समस्या नहीं हुई। उन्होंने ये भी कहा कि 21 नवंबर की रात में हल्का बुखार आने के बाद उनका अधिकतम बुखार 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गया, लेकिन जुकाम, कफ या बुखार जैसी परेशानियां नहीं झेलनी पड़ी। डॉक्टर ने बताया कि बुखार आने के बाद उन्हें RT-PCR टेस्ट में कोरोना संक्रमित होने की बात पता चल चुकी थी। वो 3 दिन होम आइसोलेशन में भी रहे, लेकिन जब हालात नहीं सुधरे तो एक निजी अस्पताल में भर्ती हो गए। उन्होंने कहा कि उनके HRCT स्कैन के नतीजों में भी फेफड़ों पर ज्यादा प्रभाव नहीं दिख रहा है। ये बदलाव उतना ही है जितना आम कोरोना मरीजों में 3 से 4 दिन के अंदर दिखता है। इस बीच ओमिक्रॉन को लेकर केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कई जरूरी सवाल और उनके उत्तर देते हुए नागरिकों के बीच जागरूकता बढ़ाई। इनमें बताया गया कि टीका लगाने वाले लोग ज्यादा सुरक्षित हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कहा गया कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि टीके का काम नहीं करेंगे। हालांकि वायरस के स्पाइक जीन में कुछ म्यूटेशन की वजह से टीके का जो प्रभाव है वो कम रहने की बात सामने आई है। फिर भी जो लोग टीका ले चुके हैं वो ज्यादा सुरक्षित हैं। किसी नागरिक ने अगर अभी तक टीका नहीं लगाया है या डोज बाकी है तो इसे भी जरूर ले लें। दूसरी डोज भारत में, क्योंकि डेल्टा अगर बात करें वेरिएंट काफी फैला था दूसरी तरफ, तो टीकाकरण भी तेजी से हुआ, इसलिए अनुमान है कि बीमारी कमजोर बनी रह सकती है। मंत्रालय ने इस अनुमान में भी लेकिन जोड़ते हुए कहा है कि अभी तक वैज्ञानिक साक्ष्य सामने नहीं आए हैं। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि ये नया वेरिएंट अत्यधिक संक्रामक है और इसलिए ये डेल्टा पर हावी हो सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए अलग से वैक्सीन की जरूरत नहीं है। सौम्या स्वामीनाथन ने यह भी कहा कि अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि कोरोना वायरस के पुराने वेरिएंट की तुलना में नया वेरिएंट कम जोखिम वाला होगा। WHO की मुख्य वैज्ञानिक स्वामीनाथन ने बताया कि अभी दुनिया भर में 99% संक्रमण डेल्टा वेरिएंट के कारण मौजूद है। यूरोपियन यूनियन और ऑस्ट्रेलिया में वैज्ञानिकों ने इस बात की संभावना जताई है कि कुछ महीनों के भीतर जितना संक्रमण डेल्टा के कारण फैला था उससे कहीं अधिक तेजी से ओमिक्रॉन वेरिएंट का संक्रमण फैल सकता है। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में दुगने रफ्तार से हर दिन संक्रमण को फैलाने वाले ओमिक्रॉन के आंकड़ों का भी जिक्र किया और बताया कि ये कितना अधिक संक्रामक हो सकता है। तो ओमिक्रॉन से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि उससे सचेत रहने की जरूरत है। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे विस्तार से। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर राहुल भार्गव, सीनियर डॉक्टर फोर्टिस हॉस्पिटल से। बहुत स्वागत है डॉक्टर भार्गव आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ डॉक्टर अनीता रमेश भी जुड़ चुकी हैं, सीनियर डॉक्टर अपोलो हॉस्पिटल से। बहुत स्वागत है डॉक्टर अनीता आपका। सबसे पहले डॉक्टर राहुल भार्गव, आप ही से सवाल, ओमिक्रॉन को लेकर जो चिंताएं, शंकाएं बार बार उत्पन्न हो रही है, उस पर आपका क्या नजरिया है, आपका क्या दृष्टिकोण है? क्योंकि अलग अलग जो एक्सपर्टीज है वो सामने आ रही हैं, अलग अलग शोध सामने आ रहे हैं। हालांकि अभी बहुत जल्दबाजी भी होगा लगता है इस पर चर्चा करना। 10 दिन हुए हैं को नए वेरिएंट को आए हुए, उसमें
बहुत सारी चीजें अभी डिसाइड थोड़ा मुश्किल है, बट कुछ चीजें जो सत्य है उससे अपन बात करते हैं जो डोमेन में है। पहला चीज, उसकी इन्फेक्टिविटी रेट डेल्टा वायरस से ज्यादा है, बट वो इन्फेक्टिविटी रेट का मायना खत्म हो जाता है अगर वो बहुत सीवियर डिजीज नहीं करा रहा या मृत्यु नहीं करा रहा। दूसरी चीज, तीसरी चीज, वो इम्यून इवेजन नहीं करा पा रहा। अगर जिसको वैक्सीन लगी है उसको प्रभावशाली तरीके से असर नहीं डाल रहा तो हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज जो ये चीज बता रही है कि हमारे को दूसरी डोज वैक्सीन की लगवाना आवश्यक है और अब बूस्टर की बारी आ चुकी है। कल जैसे इंसाकॉग ने कहा है कि 40 साल से ऊपर हाई रिस्क इंडिविजुअल्स जो हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो एल्डरली साइड में लोग हैं, उनको बूस्टर डोज लगवाना आवश्यक होना चाहिए। ये बात बिल्कुल सामने नजर आती हुई दिख रही है। हमारे को इम्पोर्टेंट है कि हमारे देश में भी ओमाइक्रॉन के केसेस मिलते जा रहे हैं, देश में दस्तक हो चुकी है, तेजी से वो फैलता है और हमारे पर्यावेश में और हमारी स्थितियों में जहां पे 48% को 2 टीके लगे हैं और शायद कहीं ना कहीं दूसरी डोज लगवाने की रफ्तार सुस्त हुई है, उसको हमको बढ़ाना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब तक पूरा इसका चाल चरित्र हमें पता चलता है इस वेरिएंट का, तब तक हमको सावधानी बरतनी पड़ेगी, तब तक हमें क्लोज डोर मीटिंग्स को रोकना पड़ेगा, मास्क को दोबारा से प्रमोट करना पड़ेगा, एग्रेसिवली पहनना पड़ेगा, 2 गज की दूरी मेंटेन करनी पड़ेगी और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर लगाना पड़ेगा। विदाउट पैनिक हुए हमको समझदारी से काम करना है। वायरस अपना काम कर रहा है, हमको अपना काम करना आवश्यक है। बिल्कुल, काफी आपने अहम बात कही है डॉक्टर अनीता। क्या जो बार बार कहा जा रहा है और विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कह रहे हैं, उसके प्रमुख वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि वेरिएंट अत्यधिक संक्रामक तो है और डेल्टा पर भी हावी हो सकता है, लेकिन उतना हमें डरने की जरूरत नहीं है, उतना हमें जिसको कहा जा रहा है कि एक पैनिक क्रिएट किया जा रहा है वो होने की जरूरत नहीं है। यस, आपने ठीक बताया। हम लोग भी चर्चा कर रहे हैं काफी दिन से कि जो वायरस का है, तो ये जो ओमिक्रॉन है इसमें दिखाई दिया 46 to 52 म्यूटेशंस जेनेटिक मटेरियल में आया और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे कि स्पाइक प्रोटीन में 26 to 32 म्यूटेशन, सो काफी तेजी से म्यूटेशन हुआ है। तो उसी हिसाब से वो जल्दी स्प्रेड कर रहा है, इम्यूनिटी इवेट कर रहा है, इनका इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है और सो उसलिए द केसेस जब काफी जल्दी से बढ़ रहा है। ओके, बट इनके बारे में अभी आपने जो डॉक्टर के बारे में बताया खुद लिखे थे, इनका इन्फेक्शन माइल्ड और मॉडरेट है, खाली बुखार है, सिर दर्द है, बदन में दर्द है, स्कैन्स में जैसे दिखाई देता है लाइट फाइंडिंग्स, ज्यादा नहीं, ज्यादा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स नहीं है। तो अभी 2 केसेस है, ऑल आर एसिम्प्टोमेटिक, माइल्ड, मॉडरेट, ये तीनों तरह के, कोई सीवियर इन्फेक्शन अभी तक देखा नहीं है। सो ये है प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के खतरनाक शायद बीमारी नहीं करेंगे, बट स्प्रेड ज्यादा है, आपने जैसे बताया 50 टाइम्स 100 टाइम्स मोर देन द प्रीवियस वायरस। और ये भी पता चला, हमने अभी बताया है, म्यूटेशंस काफी है, तो इसके वजह से हमारा बॉडी का इम्यूनिटी को इट विल एस्केप द इम्यूनिटी। ओके, उसी से अगर आप वैक्सीनेटेड हो, यस, चांसेस है दोबारा इस वायरस से इन्फेक्ट होने के लिए, क्योंकि दिखाई दिया गया इजराइल बेल्जियम में एक आदमी को जिसका 3rd डोज भी लग चुके हैं उनका, तो लग सकता है। ओके, उसके साथ साथ हमारे लिए ये भी बोलते हैं जीनोमिक सीक्वेंसिंग जल्दी करना है। नया वायरस के लिए अंडर द वायरस वी हैव टू मेक मोर एंटीबॉडीज जो इन म्यूटेटेड फॉर्म के ऊपर काम कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, रिसर्च आगे बढ़ना है, क्योंकि हमको लड़ना है इससे, बट पैनिक नहीं करना है। दर्शकों को बताना चाहते हैं, ओके, बिकॉज यस वायरस आ रहा है, अपना गार्ड्स मत उतारिए, मास्क मत छोड़िए, 2 मीटर का दूरी मेंटेन करिए, 2 प्लाई मास्क लगवा लीजिए, 2 वैक्सीन ले लीजिए, रूल ऑफ 2 कर लीजिए, और उसके साथ साथ अननेसेसरी ट्रैवल्स अवॉइड करिए। और हमारे देश में वैक्सीनेशन रैंप अप करना है, जिसको वैक्सीन 1 डोज भी नहीं लगा तुरंत लगाना है। जैसे तमिलनाडु में डोर टू डोर वैक्सीनेशन शुरू हो चुके हैं और दूसरे जगह में शुरू होने वाले हैं, और उसके साथ साथ जिसका 1 डोज लगा उनको भी कंप्लीट करना है। और ये भी बात आपने भी कह चुके हैं, वी हैव आल्सो डिस्कस्ड इन दिस फोरम अर्लियर, बूस्टर और एडिशनल डोज। हम लोग हेल्थ केयर वर्कर्स
के लिए जो इसको बोलते हैं बूस्टर डोज और एडिशनल डोज चाहिए। नॉट ओनली डॉक्टर्स, नर्सेस, फार्मेसी, हेल्थ केयर वर्कर्स एंड एवरीबडी। उसके साथ साथ जो हाई रिस्क है, अभी हाई रिस्क का डेफिनेशन 40 हो गया कल से। और उसके साथ साथ जिसका कुछ बीमारी चल रहा है जैसे कैंसर पेशेंट्स और जिसका हार्ट का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम, लिवर, उनको जरूरत थी तुरंत ही हमको नेक्स्ट डोज देना चाहिए। तो ये भी रैंप अप बच्चे का, उसके साथ साथ बच्चा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्कूल खुल चुके हैं, उन्होंने हमारे पास अब परमिशन आ गया है, 2 कंपनीज वैक्सीन बना रहे हैं बट अभी तक मार्केट में रोल नहीं है। सो उसके लिए इमीडिएटली हमको चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर अनीता, आपने जैसे बताया, जानकारी दी कि हमें क्या कुछ अभी चीजों की जरूरत है, लेकिन डॉक्टर राहुल भार्गव, ये भी कहा जा रहा है कि इसके लिए अलग से कोई वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है और अभी इसको लेकर कुछ भी जो है कहना जल्दबाजी होगा। साथ ही जो वैक्सीनेशन है उससे कम से कम ये तो साबित हो जाएगा कि उसका असर उतना नहीं रहेगा, इसलिए हम सबको वैक्सीनेट होने की अभी भी आवश्यकता है, क्योंकि कुछ लोग इस गलतफहमी में हैं इस वक्त। बिल्कुल पूजा जी, देखिए एक बात बहुत सिंपल है। अभी 2 साल का डेटा हमारे पास है जिसमें ये दिखाता है कि री इन्फेक्शन रेट्स बहुत कम है। आप हिंदुस्तान की दिल्ली एनसीआर की बात समझिए, दिल्ली एनसीआर में 70% सीरो प्रेवलेंस में डेटा दिखाया गया कि एंटीबॉडीज हैं, और हम दूसरी वेव का डेटा देखते हैं तो 0.5% या 0.3% लोगों को ही री इन्फेक्शन हुआ। इसका मतलब यह है कि पहली वेव के बाद दूसरी वेव में जिसको इन्फेक्शन हुआ, री इन्फेक्शन 0.3 का रेट है। अभी भी हम ये देख रहे हैं कि जिनको डेल्टा के बाद इन्फेक्शन हुआ उसमें री इन्फेक्शन के रेट्स बहुत लो है। तो क्या ओमाइक्रॉन उन लोगों को प्रभावित कर पाएगा जिनको डेल्टा वेरिएंट से प्रभावित हुए हैं? ये शोध चल रही है और अभी तक ये पाया जा रहा है, एक माधी करके डरबन में ट्रायल चल रही है जिसमें दिखाया जा रहा है कि जिनको इन्फेक्शन हुआ था डेल्टा वायरस से उनको शायद कुछ ना कुछ लेवल पे प्रोटेक्शन मिल जाए। अब ये आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका का एक बहुत बड़ा कोहॉर्ट है जहां पे 1/3 पॉपुलेशन जिसको वैक्सीन लग चुकी है। तो क्या ओमाइक्रॉन री इन्फेक्शन करा पाएगा? क्या जिन लोगों को 2 डोजेस लग चुकी है, एंटीबॉडी टाइटर अच्छे हैं, क्या उनको इन्फेक्शन करवा पा रहा है? ये चीजें आगे आने वाले समय ही बताएगा। पर जिस हिसाब से शोध जा रही है वो ये दिखाती है कि जिनको इन्फेक्शन हुआ है या 2 डोज लगी हुई है उनको ये डिजीज माइल्डर वेरिएंट ही करवा रही है, जैसे बीटा वेरिएंट था कोविड का। तो उसके चलते हुए हमको लगता है कि शायद कोई और वैक्सीन की जरूरत ना हो। अगर हम लार्जर नंबर लोगों को वैक्सीन लगा पाए इन छोटे टाइम में, और जो लोगों की इम्यूनिटी कम होती जा रही है, जो 60 साल से ऊपर है, या हेल्थ केयर वर्कर जिनको जनवरी में लगी थी, जो ऑलमोस्ट 1 साल होने को आ गया है, उनको बूस्टर डोज की शायद आवश्यकता पड़ेगी। तो उस एंटीबॉडी टाइटर पे हम ओमाइक्रॉन को हटा पाएंगे। पर जो दर्शक आपके सुन रहे हैं, मैं उनको दोबारा बताना चाहूंगा, जो अभी भी हिंदुस्तान में मृत्यु हो रही है वो उन लोगों में हो रही है कोविड से जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लगाई, किसी भी कारणवश, प्रेगनेंसी के कारणवश या अपनी चलती हुई मिट्स के कारणवश या किसी भी कारणवश। तो मेरा वापस आग्रह रहेगा कि अगर हमारे को मृत्यु से बचना है या अस्पताल में आईसीयू में जाने से बचना है तो वैक्सीन ही एक तरीका है। कहीं वैक्सीन ये नहीं कहती कि कोविड नहीं होगा, वैक्सीन ये कहती है कि कोविड होने के बाद मृत्यु से बचाया जा सकता है। और ओमाइक्रॉन का भी वही है कि अगर जिसको वैक्सीन लगी है उसको माइल्डर वेरिएंट है। देखिए कर्नाटक की भी केसेस को बहुत क्लोजली फॉलो अप किया जा रहा है, दोनों ही पेशेंट सुरक्षित हैं, बहुत माइल्ड डिजीज है और हेल्थ केयर वर्कर वैक्सीनेटेड हैं। तो ये उन्हीं लोगों पे परेशान करेगी ओमाइक्रॉन वेरिएंट जो वैक्सीनेटेड नहीं है, जिनको 2 वैक्सीन नहीं लगी हुई है, या जिनकी इम्यूनिटी के कारणवश डायबिटीज, किडनी के फंक्शन की वजह से, या रीनल ट्रांसप्लांट की वजह से, या बीएमटी की वजह से, बोन मैरो ट्रांसप्लांट की वजह से, या कैंसर की वजह से कम है। तो हमको इन लोगों को बचा के रखना है। इसलिए जरूरी है कि हम के स्प्रेड को बचाएं, क्योंकि ये डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा तेजी से फैलता है। हम ये नहीं चाहते, पूजा जी, मैं और नमिता जी ये नहीं चाहते कि हम अपने मदर, फादर, ग्रैंड पेरेंट्स के पास से फैल रहा है उसको देखते हमें क्या कुछ एहतियाती कदम बरतने। खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर अनीता रमेश, कितना अधिक जो है संक्रमक हम देख रहे हैं किससे फैल रहा है, क्या जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं? डॉक्टर अनीता, क्या आपको आवाज मिल रही है?
शायद आवाज नहीं पहुंच रही डॉक्टर अनीता तक, फिर से कोशिश करते हैं आपसे जुड़ने की। डॉक्टर राहुल भार्गव है हमारे साथ। डॉक्टर राहुल भार्गव, यही सवाल की जो संक्रमण की दर है वो कहा जा रहा है कि डेल्टा से 5 गुना तेजी से है, इसलिए किस तरीके का और हमें एहतियात रखना होगा? क्या उसी तरीके के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना होगा जो हम इससे पहले करते आए थे, या फिर थोड़ा सा और हमें अब जो है कुछ और गाइडलाइंस की जरूरत है, कुछ और सरकार की तरफ से कदम उठाने की जरूरत है? देखिए, सरकार ने तो अपना कार्यक्रम स्टार्ट कर ही दिया है। उसने पूरी जो कार्य प्रणाली है उसको एक्टिव कर दिया है, बट क्या वो 140 करोड़ लोगों को मॉड्यूलेट कर सकती है? क्या सिर्फ डंडे के जोर पे ही हम लोग, एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है जो काम करेंगे? अब आम नागरिक, आम पब्लिक को अपने हाथ में कमांड लेनी चाहिए कि वो लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएंगे। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा शादियों में, जिस प्रकार से नॉर्थ इंडिया में इस समय शादियों का मौसम चल रहा है, वहां पे लोगों को भीड़ होती दिख रही है। जहां पे लोगों को हम देखते हैं वहां पे मास्क नहीं पहना जाता, पॉलिटिकल रैलीज जो है उसमें मास्क नहीं पहना जा रहा। तो हमको ये अगले 2 से 3 हफ्ते बहुत ज्यादा जरूरी है। आप याद करिए, अमरावती में फरवरी के महीने में, फरवरी और मार्च में धीरे धीरे सिमरिंग तरीके से कोविड फैल रहा था, जब हमने उसका संज्ञान नहीं लिया और तो वैसी हालत आ गया जो अप्रैल और मई को हमको उस दशा को बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो हमारे को वैसी सिचुएशन ना हो। ओमाइक्रॉन के चरित्र को जब तक हम चाल चलन को नहीं पहचानते हैं, तब तक प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जिस प्रकार से आज बेंगलोर की रोड सूनी पड़ गई है, जिस प्रकार से बेंगलोर और कर्नाटक में सख्तियां लगाई गई हैं, शायद हमको अगले 1 हफ्ते से 2 हफ्ते तक देश में सख्तियां लगानी चाहिए ताकि हम इसके स्प्रेड को रोक पाए। क्योंकि इसका रिपलिंग इफेक्ट होता है। जैसे ही कोरोना फैलने लगता है, वैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी ठप हो जाती है, लोगों का रोजगार चला जाता है, बच्चों के स्कूल चले जाते हैं और बहुत सारी परेशानियां हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं। यही समय है जहां पे हमको एक्टिविटीज को कम करना चाहिए, जो आपको मास्क पहनना मैंडेटरी अनिवार्य कर देना चाहिए, फाइन कर देना चाहिए, सो दैट लोगों के जहन में पता रहे कि कोविड गया नहीं है, कोविड अभी भी काल चक्र में आ सकता है और भयानक रूप ले सकता है। तो सरकार अपनी मदद और कोशिशें कर रही है। दोस्तों और दर्शकों, अपने को अब खुद को वो काम करना है जो सरकार हमसे चाहती है, वो है मास्क पहनना। जी, आप देखिए, मैं बहुत कम मास्क पहनता हूँ, गलत बात है, प्लीज पहनना स्टार्ट कर दिया है आज से ओपीडी में भी। ये देखिए, मास्क पहन के रखना सबसे ज्यादा आवश्यक है। भले ही मैं अकेला बैठा हूं, फिर भी मास्क पहन के बैठिए। 2 हफ्ते की परेशानी है जो हमें 2 महीने की परेशानी को बचा पाएगा। बिल्कुल डॉक्टर राहुल, आपने खुद यहाँ पर जुड़कर जो एक संदेश लोगों को दिया है वो हमें फॉलो करने की जरूरत है कि मास्क बहुत जरूरी है, और जो हमें पहले भी जो हम एहतियाती कदम उठा रहे थे उन सबको हमें अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना होगा। बार बार हम इस बात को दोहराते हैं। डॉक्टर अनीता, आप भी क्या लोगों से कहना चाहेंगी? और ओमिक्रॉन को लेकर जो नई रिसर्च आ रही है उसको लेकर भय उत्पन्न ना हो लोगों में, वो भी हमें सिचुएशन संभालनी होगी। यस, पैनिक नहीं करना है, क्योंकि अगर सब टीवी स्क्रीन में, सब स्टेशन पे, रेडियो में, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, सब में इसके बारे में बात और चर्चा हो रहा है। तो आम आदमी थोड़ा डर गए हैं कि इसके बारे में। ओके, तो ये पैनिक नहीं करना है, सतर्क होना है। यू हैव टू बी अवेयर। कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल चलते रहेंगे। वैक्सीनेशन आप कंप्लीट कर लीजिए, दूरी मेंटेन करिए, सैनिटाइजेशन कर लीजिए, और जिसका 3rd डोज ड्यू है, अगर आप रोल हो गया 3rd डोज लगवा लेंगे। और उसके साथ गवर्नमेंट को भी रैंप अप करना है। हॉस्पिटल सर्विसेज, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सेकेंडरी, टर्शियरी, सब में डॉक्टर्स अप्रोप्रिएट होना चाहिए, नर्सेस काफी होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स होना चाहिए, ऑक्सीजन का प्लांट होना चाहिए, और उसके साथ साथ दवा का भी अवेलेबिलिटी ठीक करके रखना है। एंड देन ऑल्सो सप्लाई चेन, कोल्ड चेन, यहाँ पे जो ब्लैक मार्केटिंग इस बार नहीं होना है, इसको कम्प्लीटली बंद करना है, गवर्नमेंट के अंडर रहना है। रूल्स एंड रेगुलेशंस अब हम बताएंगे नहीं कि कंप्लीट लॉकडाउन करिए, रिलैक्सेशन, इकोनॉमी चलते रहेगा, और उसके साथ साथ रिस्ट्रिक्शन, बड़े बड़े वेडिंग्स को स्टॉप करना है, पर्टिकुलर, एंड ऑल्सो जो है पॉलिटिकल गैदरिंग, रिलीजियस गैदरिंग, सोशल गैदरिंग, एकदम कंप्लीटली बिग गैदरिंग अब छोटे से
और अपना फेस्टिवल मनवा लीजिए। फेस्टिवल स्टॉप नहीं होना है, बट आदमी वहीं पे नहीं आना है। अगर आप नहीं करेंगे तो ये पूरा हाथ से निकल जाएंगे। और हम लोग हेल्थ केयर वर्कर्स काफी लास्ट 2 वेव्स में खेल चुके हैं, तो बहुत ही डरे हुए हैं थर्ड वेव के लिए। और उसके साथ साथ मॉल्स, ऑल द सोशल पार्क, एंटरटेनमेंट, कंप्लीट रेस्ट्रिक्शन हैज टू बी देयर, क्योंकि आदमी का नंबर ज्यादा वहीं पे नहीं होना है। इंटरनेशनल बॉर्डर एकदम टाइटली क्लोज करना है। अगर जरूरत नहीं है तो नहीं ट्रैवल नहीं करना है। ओनली इन इमरजेंसी यू शुड ट्रैवल। सो यही है कुछ तरीका। हम गवर्नमेंट ऑफ मीडिया जैसे अवेयरनेस बता रहा है कि यस, घबराने का बात नहीं है, ओके वी विल टाइड ओवर। ये वैक्सीन जो है काफी है, इससे हमको प्रोटेक्शन मिलता है। और आगे हम लोग बार बार देखते हैं क्या होने वाला है। सब म्यूटेशंस खतरनाक नहीं होते हैं, बट स्प्रेड होते हैं। मामूली इन्फेक्शन से कम हो जाने का संभव ज्यादा है। ये वैक्सीन काम कर रहा है, काम भी करेगा, बट फर्दर रिसर्च में नया नया वैक्सीन आना चाहिए। नया डिटेक्शन का तरीका भी चाहिए, बिकॉज दिस वायरस इज वेरी इंटेलिजेंट। म्यूटेशन काफी कर चुके हैं, सो नया डिटेक्शन टेक्निक्स चाहिए। सो रिसर्च, साथ साथ रिसर्च, R&D, प्रोडक्शन, सब एक साथ साथ हम लोग आगे बढ़ने हैं, तभी हम लोग टैकल कर सकेंगे। एक आदमी का काम नहीं है, बट दैट वी हैव टू लिव विद द वायरस। ये हमें समझना होगा कि हमें उसके साथ जीना है और इसी के साथ हमको जो भी प्रोटोकॉल्स है उनको फॉलो करना है। बेहद शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा हमने की। डरने की जरूरत नहीं है, एहतियात बरतने की आवश्यकता है। फिलहाल कर इतना ही, नमस्कार।